हेलो भाई लोग, कैसे हो? हाँ, फिर से एक बार पढ़ाने का मजा आ रहा है तुम लोग को। लेकिन इस बार मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस बार पढ़ा रहा हूँ एसएस एंड आई एम ट्राइंग कि आपका एसएस का प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। एसएस वन ऑफ द वो सब्जेक्ट होता है जिसमें पढ़ना बोरिंग लगता है। एसएस वो सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये बाद में कर लेंगे, ये नहीं होगा, थियरी है, बहुत ज्यादा लिखना है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे टॉपिक्स है, ऐसा लग रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। अब क्यों नहीं है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, वैसे तो लाइव करना था, कोशिश तो यही थी। कल रात को ये सब सेटअप किया हुआ है, कल रात मतलब इमीडिएटली पूरा ये सेटअप किया हुआ है। वैसे मेरे पास कोई स्टूडियो वूडियो तो है नहीं, मेरे पास एक घर है खुद का। तो बस वही घर में, मेरे खुद के घर में, मेरे खुद के रूम में एक बोर्ड लगा दिया है। ये ड्रिल भी मैंने खुद किया, देखो टेढ़ा मेढ़ा होल सा है ऐसा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। द मेहनत की यही है कि बस आपका पेपर अच्छे से हो जाए। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हमारे यहाँ पे विद रिगार्ड टू सोशल साइंस, पर्टिकुलरली पॉलिटी की अगर बात करें तो पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर में देखने जाओ तो यहाँ पे देखो मैंने तीन क्वेश्चंस मेन लिख के रखा है। तो देयर आर थ्री टॉपिक्स आर देयर। यही तीन टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि यही तीन टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। यू अब लिख के ले लो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन विद टुडेस क्वेश्चन अबाउट पावर शेयरिंग। सो सबसे पहला और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांस है इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पावर शेयरिंग के टाइप्स क्या होते हैं। देखो आई नो थोड़ा बहुत शेडो क्रिएट हो रहा है, लेकिन अब क्या ही करें, सुबह का टाइम है, कर्टन इतने है नहीं प्रॉपर, तो चला। वैसे तुम लोग को आई होप कि दिख रहा है, ठीक है? अगर दिख रहा है देन इट्स फाइन, देन इट्स फाइन। पावर शेयरिंग में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, व्हाट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है। पहले तो पावर शेयरिंग क्या होती है, अगर ऐसा पूछ लिया व्हाट इज पावर शेयरिंग, सिंपली लिख लेना है कि द अलोकेशन of different rights or the decision making powers to different groups or people। ठीक है, तो पावर शेयरिंग बेसिकली है क्या, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटीज बोल दो, पावर्स बोल दो, बिटवीन पीपल और ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पावर शेयरिंग। दिस इज व्हाट वी कॉल अ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है, अब इसमें डिफरेंशिएट करके पूछेंगे ध्यान रखना, पूछेंगे आई एम टेलिंग कि differentiate between horizontal power sharing and vertical power sharing। one of the most important question है, बहुत अच्छे से करके जाना। ये चैप्टर से मैं 4 या फिर 5 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और वो 4 या फिर 5 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के नहीं ही जा सकते तुम लोग। सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, व्हाट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग, पहले इसको समझ लेते हैं, देन इसको मैं यहां पे लिखवा भी देता हूं। और अगर यही क्वेश्चन आप लोग को नोट्स के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, तो मुझे कमेंट में बोल दो कि हाँ सर चाहिए। सो मैं ट्राई करूंगा कि वो भी तुम लोग तक प्रोवाइड मैं करवा पाऊं एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अभी एग्जाम है, तो अगर अभी बोलोगे तब जाके मैं कुछ करवा पाऊंगा। ठीक है, सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, व्हाट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग, ये क्या होता है। अब देखो, गवर्नमेंट जो होता है, हम लोग जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं, तो वो 3 हिसाब से अपने पावर को शेयर कर देते हैं। 3 हिस्सों में पावर शेयर होता है, वो ऑलरेडी आप लोग को पता है कौन कौन से 3 होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स, 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स वेयर द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स। ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं।
अब ये इसको कैसे समझना है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फटाफट से समझ आ जाएगा। लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है। देखो जुडिशरी तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये जुडिशरी है, लेकिन जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। सो व्हाट इज लेजिस्लेचर, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब मान लो कोई एक जगह से 60 लोग सिलेक्ट होके आए हैं। कितने लोग सिलेक्ट होके आए, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन अभी फॉर जस्ट एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड कर लो कि सपोज 60 लोग इलेक्ट होके आए हैं, और 60 लोग अलग अलग 3 पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होके आए हैं, पॉलिटिकल पार्टी ए, पार्टी बी एंड पार्टी सी। सो उस पॉलिटिकल पार्टी ए के 38 उम्मीदवार जीत के आए, पॉलिटिकल पार्टी बी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है वो भी इन बिटवीन हम लोग को समझना होगा। जो लास्ट में चैप्टर आएगा पॉलिटिकल पार्टीज का, उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टीज उसके नीड क्या है, फंक्शंस क्या, वो डिस्कस करेंगे। सो जो बी जो है, सपोज उसके 12 लोग जीत के आए और सी के 10 उम्मीदवार जीत के आए, ठीक है। मेजॉरिटी किसके पास है, 60 का आधा कितना होता है, 30 है, 30 से ऊपर मतलब ए के पास मेजॉरिटी है। थोड़ा ये जो 60 लोग हैं ये मिलके कानून बनाएंगे, ये मिलके कानून बनाएंगे कि सड़क पे कौन व्हीकल चला सकता है, फिर कौन सा क्राइम होगा, क्या होगा, क्राइम की पनिशमेंट क्या होगी, ये सब इनका काम है। अब होगा क्या, बिकॉज दिस पॉलिटिकल पार्टी हैव द मेजॉरिटी, ये अपने में से एक लीडर सिलेक्ट करता है। सपोज इसको हम प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर बोलेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर अकेला तो सब काम कर नहीं सकता, तो मान लो प्राइम मिनिस्टर ने अपने अलावा और 9 लोग सिलेक्ट कर दिए, एक लॉ संभालेगा, एक स्पोर्ट्स संभालेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके ऐसा। तो ये 10 लोगों का जो टीम बना, इनका काम है मैनेजमेंट करना, ये जो लॉस बने हुए हैं इसको इंप्लीमेंट करवाना। जैसे कि ये 60 लोग ने मिलकर एक लॉ बनाया था कि 18 साल से ऊपर वाला गियर वाला, मतलब 18 साल से नीचे वाला इंसान गियर वाला व्हीकल नहीं चला सकता, 18 साल से नीचे वाला इंसान गियर वाला व्हीकल नहीं चला सकता। अब ये इनका काम है, फॉर एग्जांपल अगर लॉ डिपार्टमेंट है तो ये इनका काम है कि ऐसे रूल्स बनाए। ये लोग जो बनाते हैं इसको लॉज बोलते हैं, ये जो बनाते हैं इनको रूल्स रेगुलेशंस बोलते हैं। तो इनको रूल्स बनाने हैं कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे लाइसेंस देंगे, कौन चेक करेगा, ये सब इनका काम है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, और ये हमारे होते हैं लेजिस्लेचर। आई होप कि समझ में आया है। सो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तो ऑल वी नो कि अगर कोई लॉ ब्रेक डाउन कोई करता है तो ये लोग जो होते हैं ये पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो अब ये मेन क्वेश्चन पे आता है। तो यही जो शेयरिंग अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को, ये वाली जो पावर शेयरिंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ठीक है। तो बिटवीन द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है, देखो सेंटर होता है, जैसे दिल्ली, न्यू दिल्ली हमारा जो गवर्नमेंट बैठता है, प्राइम मिनिस्टर जहां पे बैठता है, इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में इसको यूनियन गवर्नमेंट बोला गया है। देन आता है इट इज द स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल गवर्नमेंट। अगर इस तरह से पावर शेयरिंग हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग, मतलब सेंटर, स्टेट, लोकल। अब सेंटर पे क्या होगा, देखो सेंटर, स्टेट, लोकल। अब सेंटर पे भी सेम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। स्टेट पे भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लोकल में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। सेंटर पे जो लेजिस्लेचर होता है उसको पार्लियामेंट कहते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होता है उसको प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट को मानी जाती है सेंट्रल। अब अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में आता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर द टाइमिंग, ये सब इसलिए क्योंकि रटना ना पड़े, रट्टा ना लगाना पड़े, सिर्फ इसीलिए ये चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। वरना व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द ओनली थिंग कि व्हेन द पावर इज शेयर्ड बिटवीन द organs of the government, between the organs of the government, it is called horizontal power sharing. फिर से एक बार, when
इसका पहला पॉइंट हम लोग को मिल गया है, when power is shared among different arms or organizations, आप लोग बोल सकते हो, of the government, it is called करके लिख देंगे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और यहां पे पावर शेयरिंग होती है लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो पावर इज शेयर्ड among the levels of the government। गवर्नमेंट के लेवल्स के हिसाब से जो पावर शेयरिंग होती है उसको हम लोग ये कहते हैं कि इट इज अ वर्टिकल पावर शेयरिंग। ओके, तो यही चीज को हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को ही हम लोग बाद में बोलते हैं कि इट इज द सेपरेशन ऑफ पावर एंड दिस इज द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। यही पहला पॉइंट हुआ। ऑल्सो कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स, एंड यहां पे कहेंगे also called levels of the government। और तीसरा मुद्दा देखो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, और यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस? क्या होता है चेक्स एंड बैलेंसेस? क्या होता है? देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कुछ भी करने की कोशिश करे जो कि संविधान से अगेंस्ट है, तो लेजिस्लेचर जो है वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेगा और प्राइम मिनिस्टर को हटा देगा। वो बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर इज रॉन्ग एंड लेट अस वोट कि प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी नहीं है, उनको हटाओ। तो एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, मतलब जो भी कानून में है उस हिसाब से करना पड़ेगा। अब अगर लेजिस्लेचर ने ऐसा कुछ किया कि कुछ संविधान से बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हैज द अथॉरिटी कि वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब पार्लियामेंट खत्म कर सकते हैं। शॉर्ट शब्दों में समझ लो, बहुत डिटेल में जा सकते हैं लेकिन इतना डिटेल में जाने का भी वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, अगर इन्होंने लेजिस्लेचर ने कुछ गलत लॉ पास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट इज देयर, हाई कोर्ट इज देयर, दैट इज जुडिशरी इज देयर, कि जो इनके लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। सो अल्टीमेटली है क्या, अगर फिर जज अगर कुछ गलत करता है तो लेजिस्लेचर होता है जो कि पनिश करता है, अपॉइंटमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव को होता है। तो बेसिकली तीनों ऑर्गन जो है इट इज लाइक अ ट्राइपॉड, एक दूसरे के सपोर्ट पे खड़े हैं। अगर एक भी गिरा तो एक पूरा गिरता, ठीक है। तो तीनों क्या करते हैं, चेक्स एंड बैलेंस करते हैं, तीनों चेक्स एंड बैलेंस पे है, मतलब ये इसका ख्याल रखते हैं, ये इनका ख्याल रखते हैं, तो इट इज कॉल्ड द चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। लेकिन यहां पे ऐसा कोई सिस्टम क्लियर नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी वेस्ट बंगाल में आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में कुछ इश्यूज हो गए थे, अभी मणिपुर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। सो यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कम है, मतलब इश्यूज होने के बाद कुछ एक्शन होता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्रेसिडेंट्स रूल लगता है वगैरह जो भी है। अभी के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कभी लेक्चर चाहिए तो बोल देना कि सर ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक टू। बट फॉर द टाइम बीइंग अंडरस्टैंड दिस कि यहां पे द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज देयर, यहां पे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ checks and balances is there, और यहां पे लिखेंगे कि there is no concept of checks and balances। यहां पे बस एग्जांपल के लिए देख दो कि पावर इज शेयर्ड बिटवीन, या आप लोग पूरा लिखना, नहीं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहां पे लिखेंगे पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर
स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायत वगैरह। ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग पूछा है। दिस इज टू काइंड ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है। ओके, एक बार अगर स्क्रीनशॉट जैसा कुछ लेना है सो यू कैन टेक। सो आई होप कि स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो भी आपने लेना था वो ले लिया। अब पावर शेयरिंग का जो टाइप है वो यहाँ पे खत्म होता है। एंड नाउ वी विल स्टडी द केस स्टडी। मतलब पहले तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग जो करना है वो क्यों करना है। सो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और यू नीड टू कंसिडर कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक चीज का गारंटी, इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। जस्ट गो विद दिस प्रिपरेशन एंड यू विल स्कोर द बेस्ट मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ये पेपर लीकर बोलते हैं ना, काइंड ऑफ ऑल नॉट दैट मच ऑफ पोटेंशियल, बट हाँ कोशिश तो कर रहे हैं। इक्विपमेंट्स छोटे यार, बुद्धि थोड़ी ना। ओके चलो, अब ये क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड टू शेयर पावर्स। ठीक है, व्हाई डू वी नीड टू शेयर पावर, पावर शेयरिंग करना ही क्यों है। इसके अलावा पावर शेयरिंग इज एसेंशियल इन डेमोक्रेसी करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मतलब यही सेम चीज आप लिख के आ सकते हो। पावर शेयरिंग इज एसेंशियल इन डेमोक्रेसी, या तो फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पावर शेयरिंग प्रोटेक्ट्स द डेमोक्रेसी, या तो फिर डेमोक्रेसी फिर यूनिटी एक्सप्लेन करके। तो अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। पहले समझ रहे थे, फिर इसको लिखने का तरीका भी बता देता हूं। सो व्हाई डू वी नीड टू शेयर पावर्स, पावर शेयर करने का जरूरत ही क्या है। सो पावर शेयर करने का जरूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो रीजंस मेन होते हैं। एक होते हैं प्रूडेंशियल रीजंस, दूसरे होते हैं मोरल रीजंस। आपको दोनों रीजंस पता होने चाहिए। तो जब भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो लिखने का तरीका भी होता है ना, तो आपको हमेशा से ऐसे आंसर देना अगर बड़ा क्वेश्चन है तो, कि द फॉलोइंग रीजंस आर देयर फॉर पावर शेयरिंग करके, और यहां पे हम लोग हेडिंग लगा देंगे कि रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग या फिर नीड ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, और उसमें सबसे पहला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं मोरल रीजन। सबसे पहले वो प्रूडेंशियल समझ लेते हैं, उसके बाद मोरल तो समझ में आएगा ही। प्रूडेंशियल रीजंस। अब प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं ये समझ लो एक बार। प्रूडेंशियल और मोरल रीजन में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले। तो प्रूडेंशियल रीजन वो होता है कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करना पड़ेगा, पावर शेयरिंग क्यों करना पड़ेगा। और मोरल रीजन क्या होता है कि पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए।
सो देयर इज अ डिफरेंस, क्यों करना पड़ेगा एंड क्यों करना चाहिए। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो, आप लोग मेजॉरिटी ऑफ इंसान क्यों पढ़ रहे हो अभी, जस्ट बिकॉज एग्जाम आ रहा है, यू जस्ट हैव एग्जाम 3 days लेटर, सो इसी वजह से आप लोग पढ़ रहे हो। तो दिस इज पोटेंशियल रीजन कि करना पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम लोग के पास, करोगे तो बचोगे ये। और मोरल रीजन क्या होता है, नॉर्मल डेज में जब एग्जाम्स नहीं थे, जब क्लासरूम में बैठे थे आराम से, कुछ सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तब पढ़ रहे हैं कि इससे कुछ नया जानने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मोरल रीजन, ओके। और यहां पे जब व्हेन वी टॉक अबाउट द पावर शेयरिंग, तो पोटेंशियल रीजन जो है मतलब क्यों करना पड़ेगा, तो पहला रीजन होता है टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, to reduce the possibility of conflict, लड़ाई को रोकने के लिए, पॉसिबिलिटी खत्म कर देने के लिए। बेल्जियम का केस ले लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन शायद पूछ सकते हैं कि फ्रॉम द केस ऑफ बेल्जियम हाउ कैन वी से दैट पावर शेयरिंग इज एसेंशियल टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, फ्रॉम द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम how do we say that to power sharing is necessary to reduce the possibility of conflict। so बेल्जियम ने क्या किया था, एथनिक कम्युनिटी है, ओके। सो एथनिक कम्युनिटी है तो क्या हो गया, इन्होंने क्या किया, एक अकोमोडेशन सेट किया, ठीक है। इसको हम समझे, अब इसका कुछ आंसर्स क्या आएंगे, यहां से क्वेश्चन के आंसर क्या आएंगे ये समझते हैं अभी, लेकिन पहले इसको अभी फॉर क्योंकि एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस कर ही लेते हैं। इसमें क्या किया, 59% फ्लेमिश रीजन से, डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, 40% वैलोन रीजन से है जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी के थोड़े बहुत यहाँ का जो हिस्सा है, अब देखो मतलब थोड़ा इग्नोर करना मैप को, समझने के लिए इनफ होता है, ठीक है, फटाफट से प्रॉपर तो यही होता है। तो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन ओवर हियर, यहाँ पे वो अब है क्या, देखो रिमेनिंग पॉपुलेशन मतलब बाकी की जो पॉपुलेशन अभी बच गई 11% वो जर्मन है। तो अभी यहाँ पे है इनका सेंटर ब्राजील में 80% जो लोग हैं वो की फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। अब इनको क्या, इनको पता है कि कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट होना है, कभी ना कभी ये होगा कि ये डच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है, क्योंकि ये मेजॉरिटी में है, कभी कभी ऐसा होगा कि फ्रेंच वालों को लगेगा कि हमको इग्नोर कर रहे हैं, हमको राइट्स नहीं मिल रहा। कभी जर्मन को लगेगा कि भाई हम लोग 11% है तो क्या हम लोग को ये करने का। तो यहां पे हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, यहां पे झगड़ा हो सकता है, जो कि श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका में क्या हुआ, 74% सिनालीज पॉपुलेशन, 18% तमिल, बाकी की अदर पॉपुलेशंस है। अब सिनालीज जो है वो मेजॉरिटी कवर करते हैं, तमिल कहां पे रहते हैं, तमिल लाइज ही है, और थोड़े बहुत यहां पे रहते हैं, बाकी के मेजॉरिटी हिस्सों में तो सिनालीज रहते हैं, 74% है। यहां पे भी सेम क्वेश्चन था, यहां पे भी सेम कल्चरल मतलब एथनिसिटी का डिफरेंस तो दोनों में ही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर दिए। क्या कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, कि भाई एक काम करते, चलो एक एग्रीमेंट पे उतरते हैं, स्टेट्स को ज्यादा पावर दे देते, स्टेट्स को ज्यादा पावर दे देते, ताकि लोकल लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चलाएं, लोकल लोग अपनी गवर्नमेंट खुद चलाएं। फिर ये बोल दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हाफ हाफ लोग डिवाइड कर लेंगे, ये हाफ डच स्पीकिंग रहेंगे, हाफ फ्रेंच स्पीकिंग रहेंगे, कुछ कुछ हिस्सा जर्मन्स को भी दे दिया, ठीक है। और ये हो गया कि अभी अगर हाफ हाफ हो गए, तो अगर कोई भी मेजर डिसीजन लेना है वो दोनों की मेजॉरिटी, अगर 2/3 मेजॉरिटी से चाहिए, क्योंकि हाफ ऑफ मेजॉरिटी तो दोनों का है, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तो डिसीजन हो जाएगा। इसका मतलब किसी एक की भी परमिशन ना हो तो वो डिसीजन क्लियर नहीं हो सकता। और ब्राजील का एक अलग से गवर्नमेंट बना दिया, सो इसका मतलब यहां पे एग्रीमेंट पे उतर गए। इनके पास भी कल्चरल एथनिसिटी थी, इनके पास मतलब इनके पास भी डिफरेंसेस, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिंहालीज ने बोला कि नहीं हम लोग मेजॉरिटी में है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आता है मेजॉरिटेरियनिज्म, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद, ठीक है। तो व्हाट इज मेजॉरिटेरियनिज्म डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंहालीज ने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं वी आर इन द मेजॉरिटी, वी विल डू दिस, उन्होंने वी विल डू दिस बोला, तमिल्स ने रिबेल कर दिया बेटा, बहुत सालों तक एक खून खराबे वाला युद्ध चला। यहां पे इन्होंने पावर शेयर किया, युद्ध टल गया, इन्होंने पावर शेयर नहीं किया, युद्ध नहीं टला, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द डिविजन ऑफ पावर शेयरिंग इज एसेंशियल इफ यू वांट टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ separation, or you can say that if you want to avoid the possibility of conflict। आई होप ये समझ में आ रहा है। तो यहां से केस स्टडी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्रॉम द केस स्टडी, मैं ये क्वेश्चन लिख के भी दे देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं हटा दूंगा बाद में, तो अभी अगर नोट करते तो कर दो
कि फ्रॉम द केस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, from the case of Belgium and Sri Lanka, how can you say that power sharing is essential to avoid conflict? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना। अभी एक्सप्लेन किया कैसे लिखना है कि इन बेल्जियम, इन श्रीलंका, इन बोथ ऑफ द कंट्रीज देयर आर क्या है, कल्चरल डिफरेंसेस, बट द बेल्जियम हैज चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन बोथ ऑफ द कम्युनिटी गॉट द सेपरेट पावर एंड they also got equal representation in the central government, and hence they could avoid the conflict. On another hand, the Sri Lanka, where the Sinhalese people are in majority, did not share the power for very long time, and therefore Sri Lanka faced major ethnic conflict in the year of between 1950 to 1960, 54 के बाद ज़्यादा. So from that the thing we can conclude that similar to Belgium, power sharing is essential to avoid conflict. 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं, one of the most important question I have discussed it. ठीक है, ओके ओके, चलो सो वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, तो यहाँ पे 2 रीजंस मैंने बोले थे, प्रूडेंशियल रीजंस और दूसरा मोरल रीजन। सो जो प्रूडेंशियल रीजंस की बात करता है तो ये हो गया कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं। अब जब कॉन्फ्लिक्ट हटेगा तो स्टेबिलिटी आएगी गवर्नमेंट में, ये होगा टू एंश्योर द स्टेबल गवर्नमेंट, और इसके बाद इट टू प्रिवेंट मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब जो मेजोरिटी चाहती है वही होगा, ठीक है, टू प्रिवेंट मेजोरिटेरियनिज्म एंड, या तो फिर विच लीड टू फॉस्टर यूनिटी, जो कि यूनिटी फॉस्टर करने में हेल्प करेगा। ये हो गए प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग। और सेकंड में समझने हैं कि मोरल रीजन क्या है। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, ये हो गया क्यों करना पड़ेगा। अब समझना है क्यों करना चाहिए। सो क्यों करना चाहिए बेटा, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबका राइट होता है, डेमोक्रेसी में सबका राइट है कि वो अपने देश में खुद का रिप्रेजेंटेशन हो। तो लिखेंगे इट इज द राइट ऑफ एवरीवन to get involved in decision making. डेमोक्रेसी में हर एक का राइट होता है ना। दूसरा क्यों करना चाहिए, ये रीजन है बेटा कि अगर ensure इक्वालिटी, और कौन सा टाइप का इक्वालिटी, इंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी काइंड ऑफ थिंग, पॉलिटिकल काइंड ऑफ इक्वालिटी। और दूसरा ये भी है बेटा कि जब आप कोई गवर्नमेंट बनाता है डेमोक्रेसी में, तो ये होता है कि लोग आप पे भरोसा करें, लोग आप पे ट्रस्ट करें। तो लोग आप पे तभी ट्रस्ट करेंगे जब उनको लगेगा कि मेरा भी देश है, ठीक है। सो to make
the citizens feel trusted and important part इन इम्पोर्टेंट सिटीजन्स को लगना चाहिए कि वो ट्रस्टेड है और इंपॉर्टेंट पार्ट है इन नेशन बिल्डिंग. So this is the reasons of power sharing. जिसमें I've explained prudential reasons and moral reasons. Both of them are important. शायद अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. Prudential reasons बता दो, moral reasons बता दो. अगर होगा क्या prudential reasons पूछे है, आपने randomly reasons लिख लिए कोई भी या उसमें से moral reason लिख लिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. फिर आप बोलोगे सर मैं तो रीजन लिख के आया हूं फिर मार्क्स नहीं मिले. तो नहीं मिलते इसी वजह से नहीं मिलते क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें होती है. ठीक है. सो देख लो एक बार बड़ा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो फटाफट से. सो आई होप कि ये कर लिया आपने. अब दोनों का केस स्टडीज समझ लेते हैं. ऑलरेडी केस स्टडीज तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां से क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे. मैं उसका लिस्ट आप लोग को दे देता हूं कि यहां से क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे और फटाफट से उन क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि अगर ये दोनों से क्वेश्चन बनते हैं तो क्या बनते हैं. How did Belgium solve the issue of cultural difference? बेल्जियम ने अपना कल्चरल डिफरेंस का इश्यू कैसे सॉल्व किया. यही चीज को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि भाई बेल्जियम ने अकोमोडेशन किस तरह से दिया. तो किस तरह से दिया था अकोमोडेशन, तो क्या लिखेंगे हम लोग. अगर आप लोग साथ साथ में लिखना भी चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर करके देख लेना. इसको एक बार में अगर आप नोट डाउन भी कर रहे हैं साथ में तो स्पीड स्लो कर लेना ऑलरेडी, क्योंकि देखो स्पीड ऑलरेडी मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा आप स्पीड ज्यादा ही करके सुन रहे होंगे. तो इसको ऐसा तो थोड़ा स्पीड स्लो करके एक बार लिख लेना इसको. तो फिर से एक बार मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं कि हाउ डिड द बेल्जियम सॉल्व द इश्यू ऑफ कल्चरल डिफरेंस. तो अगर ये 5 मार्क्स में पूछा है, सी there is a beauty, see this is the difference between how you attempt the question of a 3 marker and आप कैसे इसको 5 मार्कर क्वेश्चन में चेंज करते हो. ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम आंसर कैसे 3 मार्कर से 5 मार्कर में चेंज करते हो. अगर 3 मार्कर क्वेश्चन है डायरेक्टली हम लिखेंगे कि क्या अकोमोडेशंस हुए. अगर 5 मार्कर क्वेश्चन है तो थोड़ा बैकग्राउंड देंगे बेटा, थोड़ा आप सीधी सी बात है. अगर 5 स्टार होटल में तुम लोग गए, ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है 3 मार्क और 5 मार्क का. अगर 5 स्टार होटल में तुम लोग गए और अगर वहां पे जाके तुमने मांगा कि सर ये वाला डिश लेके आओ, अब वड़ा पाव मांग रहे हो, क्या बोले वड़ा पाव को बोले कि सर वड़ा पाव नहीं है, वड़ा पाव नहीं है, वड़ा पाव नहीं है, उनको कुछ स्पेशल डिश का नाम दे देंगे. फिर वही लाना है, लेकिन करेंगे क्या, गार्निश करेंगे इसको, आसपास का थोड़ा डेकोरेट कर देंगे, थोड़ा सा चटनी से स्प्रेड करेंगे, एक छोटा सा पत्ता उधर रख देंगे. सो ये क्रिएट करते हैं ब्यूटी, ये इंक्रीज करते हैं ब्यूटी. सेम ही चीज है बेटा, वो बाहर 25 का मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा 25 का मिल रहा है, 20 का वड़ा पाव मिल रहा है. अंदर जाओगे 5 स्टार में यही वड़ा पाव तुम लोग को 100 150 300 में चिपकाएगा. सेम वड़ा पाव सेम चीज सेम कंटेंट है. अब ऐसा तो नहीं कि वड़ा अंदर से डायमंड वाला निकाल दी, नहीं ना, सेम ही चीज तो है. लेकिन द वे टू रिप्रेजेंट, सो हियर द वे टू रिप्रेजेंट डिफर्स व्हेन इट इज अ 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन. सो दिस इज द थिंग कि अब क्या लिखेंगे. अगर 3 मार्कर है डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, 5 मार्कर है तो लिखेंगे कि बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम था. सो इन द कंट्री ऑफ बेल्जियम mainly 3 ethnic communities are living. Linguistic differences are there कि they have 3 main region. First, Flemish region in which the 59% people speaks Dutch, whereas Walloon region where 40% people speaks German. Although 11% people are German speaking, which lives on the here right hand होता है बड़ा, इसको eastern side बोलते हैं, on the eastern side of the Belgium. So from this they have the linguistic difference. Language के हिसाब से difference है. Although and also in their capital Brussels
80% of people speaks French and almost 20% of people speaks Dutch. ठीक है, अब ये बैकग्राउंड में मसाला दे दिया, मस्त डेकोरेट कर दिया, गार्निश कर दिया आंसर को. नाउ हमारा मेन डिश जो वड़ा पाव है वो आएगा कि कैसे सॉल्व किया. तो भाई दे हैव इंप्लीमेंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन in which they have clearly shared the power among the different communities. How? Because majority of the power, first point, majority of power was allotted to states. States को बोल दिया खुद हैंडल कर लो, ठीक है, and the states were governed by the local people, local community. In the central government, the federal government, federal क्या होता है बाद के चैप्टर में सीखना है, the federal government they have shared the power equally, where the equal representation was given to Dutch as well as French people. मतलब वोटिंग राइट्स होते हैं वो इक्वल हो गए. अगर कोई भी डिसीजन लेना है 2/3 मेजॉरिटी से डिसीजन ले सकते हो, तो 2/3 मेजॉरिटी से अगर डिसीजन लिया तो दैट मींस किसी एक की मर्जी नहीं चलेगी. एंड इफ इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील the government was divided equally, that is 50 representation was given, and this is how they accommodate the change, the linguistic differences between them. कंक्लूजन देना है बेटा, बोला ना 5 मार्क्स, गार्निश करो इसको, कंक्लूजन दो 5 मार्क्स, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन. कंक्लूजन में बोलो एंड दिस इज हाउ द बेल्जियम यूज्ड द पावर शेयरिंग टूल टू accommodate the diversity and foster unity between their people. क्लियर है? ओके गुड. ये क्वेश्चन हो सकता है यहां से. दूसरा, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म? हाउ दैट लेड टू सिविल वॉर इन श्रीलंका. या तो फिर यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं, यही सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द मेजॉरिटेरियन स्टेप्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट what was its impact, उसका इम्पैक्ट क्या था, ऐसा भी पूछ सकते हैं. ओके, सो श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम था? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इन द श्रीलंका मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर सिन्हलीज, ओके, एंड दे स्पीक देयर सिन्हलीज लैंग्वेज, ओके, दे फॉलो बुद्धिज्म. And 18% of people are Tamil speaking population. Okay, so they live on the Jaffna Peninsula, इसको जाफना एरिया बोलते हैं, थोड़े बहुत ईस्टर्न कोस्ट पे, और स्लाइड पॉपुलेशन है वेस्टर्न कोस्ट पे. So in 1954, in the year 1954, the Sinhalese government, which was in majority, definitely वो majority में रहेंगे क्योंकि majority people उनके हैं, majority हिस्सा उनका है. So when they were in the government, they took some measures. And starting from 1954, they took some majoritarian steps. Now, what is majoritarianism? बाद में लिखवा रहा हूँ, अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो. So they took the series of majoritarian steps, और यहाँ पे उन्होंने क्या करना शुरू किया? They imposed the Sinhalese language as their official language, और Sinhalese people को थोड़ा बहुत reservation देना. They given the reservation to the Sinhalese people in the government offices. Hence, the representation of Sinhalese people increased in the government offices. And because of this, Tamilian people felt कि they are the different from the country is not theirs. ये country उनका नहीं है, और इसी वजह से the Tamilian people rebelled and formed the LTTE. ठीक है, LTTE ऑर्गेनाइजेशन था जो कि श्रीलंका में था. ओके, and this led to civil war situation in Sri Lanka. So this is how you write both of the answers. And these are the most important questions from the case studies. इसको केस स्टडी के फॉर्मेट में भी पूछ सकते हैं, जो 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं. तो केस स्टडी के फॉर्मेट में यहां से क्वेश्चन बनना बहुत बहुत हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो
इसके अलावा छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन है, यस मेजोरिटेरियनिज्म जो लिखाना था कि when one population is in the majority, they deny the rights to minorities. तो जब एक मेजोरिटी में होता है तो बाकियों को जो माइनॉरिटीज है उनको राइट्स डिनाई करता है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड करके तुम लोग लिख सकते हो। एसएस में बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर क्या एसएस में अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो? डेफिनेटली यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस। ग्रामेटिकल ध्यान थोड़ा रखना होता है, और उसके अलावा आप लोग को ये ध्यान रखना होता है कि कुछ जो टर्म्स होती है एसएस की, जैसे यहाँ पे मेजोरिटेरियन टर्म्स हो गई, फेडरल गवर्नमेंट हो गया, यूनियन गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, अकोमोडेशन वर्ड हो गया, तो ऐसे मिनिमम जो टर्म्स होते हैं वो टर्म्स अगर इंक्लूड कर रहे हो और फिर अपने वर्ड्स में लिख रहे हो विद द करेक्ट ग्रामर, you can get good result. I am damn sure, 100% sure. So see you in the next lecture. कुछ important questions और हैं और वो चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। यहां से हमने आज क्या क्या लर्न किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, इसके अलावा जो मेरी शॉर्ट्स आएगी वो शॉर्ट्स में भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार बता दूंगा तुम लोग को, शॉर्ट्स पे भी नजर रखते रहना। उसके अलावा आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहिए कुछ क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, जस्ट मैसेज मी कि सर पीडीएफ चाहिए चैप्टर वाइज। सो मैसेज मतलब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोल दो कि सर पीडीएफ चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया कि पावर शेयरिंग क्या होता है, तो दो टाइप के पावर शेयरिंग होते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि दो केस स्टडीज यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस की, जस्ट अभी उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, और दूसरी बात कि पावर शेयरिंग एसेंशियल क्यों होता है इन डेमोक्रेसी। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। ओके, सो दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई वांट यू टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन आंसर्स एज सून एज पॉसिबल। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द सेकंड चैप्टर। रेडी रहना, ये वीडियो खत्म करने के बाद तुरंत बाद दूसरा वीडियो आ रहा है, सो बी देयर, बी विथ मी। ये नेक्स्ट 4 डेज के लिए हम लोग साथ में पूरा एसएस साथ में फोड़ेंगे। So, see you.